नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने वाले हैं स्वास्थ्य आपदा के बारे में, जो एक विश्वव्यापी समस्या के रूप में उभर कर सामने आती है। क्या होती है स्वास्थ्य आपदा? इससे पहले हम आपदा को समझते हैं और आपदा से संबंधित कुछ और टर्मिनोलॉजी है या पर्यावरणीय प्रकोपों का अर्थ या क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिकली यहाँ पर तीन चीजें हमें देखने को मिलती है या तीन घटनाएं सामने आती है। एक तो आती है चरम घटना, जिसे एक्सट्रीम इवेंट्स कहा जाता है। एक्सट्रीम इवेंट्स का अर्थ क्या होता है कि प्राकृतिक कारकों से या मानव जनित कारकों से उत्पन्न वे घटनाएं जो कभी कभी घटित होती है तथा प्राकृतिक प्रक्रियाओं को काफी तेज कर लेती है। जैसे कि अगर भूकंपीय घटनाओं की बात करें या ज्वालामुखी उद्भेदन की बात करें, सूखा, बाढ़, वायुमंडलीय तापन, टॉर्नेडो, हरिकेन, चक्रवात, जहरीली गैसों का रिसाव, जो तेलवाक जो टैंकर है उसमें से पेट्रोलियम पदार्थ का सागर के अंदर बहना, व्यापक रूप से आग लगना, तो ये सारी की सारी इसके अंदर हम रख सकते हैं। इसको भी हम चाहें तो चरम घटनाओं को हम दो रूपों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी काफी खतरनाक होती है। जैसे कि प्राकृतिक घटनाओं के अंदर रखना चाहे तो भूकंपीय घटनाओं को, ज्वालामुखी, आने वाले विभिन्न तूफान, बाढ़, सूखा, लैंडस्लाइडिंग, इन सभी को हम प्राकृतिक घटनाओं के अंदर शामिल करते हैं। दूसरा जो चरम घटनाओं यानी एक्सट्रीम जो इवेंट्स है उसके अंतर्गत मानव जनित चरम घटनाएं शामिल की जाती है, जिसमें आपके जो परमाणु विस्फोट है या प्रकोप है उससे निकलने वाले रिसाव और जो जहरीली गैसों के रिसाव है या जो नाभिकीय युद्ध होते हैं, उन सभी को इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। दूसरा जो शब्द यूज लिया जाता है वो लिया जाता है हैजार्ड। अब हैजार्ड को हिंदी में कहा जाता है प्रकोप। प्रकोप दोनों ही कारकों से, यानी या तो प्राकृतिक कारकों से या मानवजातिक कारकों से, दोनों से उत्पन्न होती है। तो किसी भी एक तंत्र की एक सहन शक्ति होती है और सहन शक्ति से की जो सीमा होती है उसको जब पार कर लेती है तो उसे हम प्रकोप के नाम से जाना जाता है। यानी उस समय में मनुष्य अपने आप को वहां पर एडजस्ट नहीं कर पाता है, या मनुष्य की जो संपत्ति है उसको भारी क्षति होती है, उसकी जीवन की क्षति हो सकती है, उसके मकान और उसकी वनस्पतियां सभी नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार की घटनाओं को हम प्रकोप कहते हैं। तो प्रकोप के अंतर्गत हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो प्रकोप होते हैं वह भौतिक घटना के रूप में भी हो सकते हैं। एक आपदा, डिजास्टर के कारण उसके होने की प्रक्रिया के अंदर शामिल किया जा सकता है। प्रकोप में सभी प्रकार के जीवों को क्षति पहुंचाने की अपार क्षमता होती है। प्रकोप में सभी प्रकार के जीवों के लिए भावी खतरों की दशा विद्यमान होती है। प्रकोप आपदा भी हो सकते हैं, यानी आपदा और प्रकोप में फर्क होता है। आप आपदा और प्रकोप में मेन ये फर्क है कि आपदा जो होती है उससे मानव समाज और जंतु और पादप समुदाय को क्षति होती है। तो ज्यादा आपदा कब कहा जाएगा? जब वह मनुष्य या समाज या जंतु या पादप समुदाय को नुकसान पहुंचाती है, यानी वह मानव जनित या प्रकृति जनित अप्रत्याशित, जिसका पहले पता न हो और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली जो चरम घटनाएं होती है उसे हम प्रकोप कह सकते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो सभी प्रकार की जो घटनाएं होती है, चरम घटनाएं होती है, वो प्रकोप होती है। परंतु सभी जो प्रकोप होते हैं वो आपदा नहीं होते। कोई भी जो प्रकोप प्रकोप यानी हैजार्ड उस समय आपदा बन जाता है जब वो मानव के जो बसे हुए क्षेत्र है वहां पर आता है, तो वह उस समय आपदा कहलाती है। तो आपदा की अगर क्या क्या विशेषता है, तो आपदाएं प्रकृति जन्य होती है या मानव जनित होती है। आपदाएं काफी तेज गति से घटित होती है। आपदाएं सदा के लिए मनुष्य के संदर्भ में ही देखा जाता है, अर्थात आपदाओं का जो आकलन होता है वह हम मानव जीवन और उसकी संपत्ति में होने वाले नुकसान के संदर्भ में उसे देखते हैं। तो इस प्रकार से ये मैन उसमें फर्क देखने को मिलता है। अब हम बढ़ते हैं कि जो हैजार्ड्स है उस हैजार्ड्स को हम किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हो। हैजार्ड जो है उसको बेसिकली, जैसे कि हमने कहा है कि कुछ प्राकृतिक हो सकते हैं और कुछ मानव जनित हो जाते हैं। प्राकृतिक के अंतर्गत का अर्थ होता है कि वो पृथ्वी के ऊपर में यानी अंतर्जात भी हो सकते हैं या वायुमंडल के अंतर्गत भी हो सकता है। पृथ्वी के ऊपर का अर्थ हो गया यानी पृथ्वी के अंदर, यानी ज्वालामुखी, भूकंप, लैंडस्लाइडिंग, ये पार्थिव यानी टेरेस्ट्रियल प्रकोप जो है उसके अंतर्गत इसे रखा जा सकता है। और जो बहिर्जात होते हैं उसके अंतर्गत हम इस प्रकार से रख सकते, जैसे चक्रवात है, ओलावृष्टि हो गई, बाढ़ आना, सूखा आना, शीत लहर छुटना या ताप लहर जिसे लू कहते हैं वो चलना, तो ये वायुमंडलीय प्रकोप के अंतर्गत इसे शामिल किया जाता है। मानव जनित प्रकोपों के अंतर्गत रखा जाए तो मानव जनित के अंतर्गत भूकंप और लैंडस्लाइडिंग, इन दोनों को भी हम रख सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न रासायनिक पदार्थों का हम विमोचन करते हैं या नाभिक विस्फोट करते हैं
जीवी प्रकोप के अंतर्गत हम देखें तो जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, यूट्रोफिकेशन की जो समस्या हो रही है, तो ये सारे के सारे मानव जनित आपदाओं के अंतर्गत रखी जाती है। अब हम बढ़ते हैं कि जो स्वास्थ्य आपदा, अब स्वास्थ्य आपदा का अर्थ होता है कि जिसका जो संबंध है सीधा का सीधा मनुष्य और मनुष्य के जो स्वास्थ्य में आने वाले विभिन्न प्रकार के जो हानिकारक प्रभाव है, उससे रिलेटेड जितने भी जो समस्याएं आती है उसको इसके अंतर्गत रखा जाता है। अगर हम विश्व पर अगर ध्यान दें तो विश्व के अंतर्गत वही वैश्विक बीमारियां देखने को मिली है, जिसमें आपके H1N1 H5N1 का वायरस जिसे है, जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा कहा जाता है, बर्ड फ्लू आया, यानी जो महामारी, यानी इसे एपिडेमिक कहा जाता है, एक छूत की बीमारी के फैलने को कहते हैं, जो कि मानव आबादी में बहुत तेजी से फैलती है। यदि महामारी विश्व भर में फैल जाए, विश्व भर में फैल जाए, तो उसे विश्वमारी, यानी महामारी की अपेक्षा उसे विश्वमारी कहा जाता है, जिसे पैंडेमिक नाम से जाना जाता है। जैसे कि कई ऐसी जो बीमारियां हैं, जैसे कि 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था, लगभग 5 करोड़ लोग विश्व में मारे गए। 1957-58 में एशियन फ्लू नाम की बीमारी है, 10 लोग मारे गए थे। इसी प्रकार से 1968-69 में हांगकांग फ्लू आया, 2002-2003 में सॉर्स आया, 2019-20 में कोरोना कोविड-19 आया, एड्स 1959 में आया। तो ये जो जितनी भी जो समस्याएं होती है, जैसे कि एबोला रक्तस्रावी जो फीवर है, तो ये जितनी भी जो समस्या है, ये सारी की सारी महामारी या स्वास्थ्य आपदाओं के अंतर्गत रखा जा सकता है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मानव और मानव के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली जितने भी जो समस्या है, उन्हें हम स्वास्थ्य आपदाओं के रूप में देख सकते हैं। अब स्वास्थ्य आपदाएं किस प्रकार की होती है, उनको कितने भागों में डाल सकते हैं। तो स्वास्थ्य संबंधी जो खतरे हैं, यानी हेल्थ हैजार्ड्स की बात करते हैं, तो हेल्थ हैजार्ड आर केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर इन आवर एनवायरनमेंट, यानी जो स्वास्थ्य आपदा है वो या फिर तो फिजिकली भौतिक कारकों से आएगी, या रासायनिक कारकों से आएगी, या जैविक कारकों से आएगी। That can have negative impact on our short और long term health। ये ऐसे जो प्रभाव है, यानी इन सभी कारकों के द्वारा जो हमारे शरीर पर अल्पकालिक, यानी कुछ समय तक कुछ दुष्प्रभाव देखने को मिले, या फिर लंबे समय तक इस प्रकार के जो प्रभाव देखने को मिले, तो यानी हमारे स्वास्थ्य पर ऐसे जो कारक जो लंबे समय तक या कुछ समय तक प्रभाव डालते हैं और उससे हम प्रभावित होते हैं, हमारा स्वास्थ्य खतरे में पड़ता है, तो हम उसे स्वास्थ्य आपदा के रूप में जानते हैं। जैसे कि कोविड-19 के संदर्भ में इसको समझना है मुख्य रूप से कि कोविड जो है वो क्या है, कि एक प्रकार का कह सकते हैं कि इसको हम जैविक कारक के रूप में ले सकते हैं। ये बायोलॉजिकल ऐसा एक जो वायरस है जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है, हमारे फेफड़ों को डैमेज कर रहा है, तो इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। तो एक्सपोजर कैन अकर थ्रू द टच, यानी इस प्रकार की जो समस्या है वो आमतौर पर नजर आती है हम जब स्पर्श करते हैं, या फिर हम सांस लेते हैं, या फिर हम इसको इंजेक्शन करते हैं, यानी उसको ग्रहण करते हैं, तो खाने के माध्यम से या श्वास के माध्यम से या स्पर्श के माध्यम से, यानी छूत के माध्यम से इस प्रकार की समस्याएं फैलती है। तो इसको हम इसके खतरों को समझकर, इसके जोखिम को अगर हम समझ ले, तो जोखिम से होने वाली जो समस्या है उससे हम काफी हद तक दूर हो सकते हैं। तो इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं वो हेल्थ हैजार्ड के नाम से जानी जाती है। अब प्रश्न उठता है कि भाई हेल्थ हैजार्ड जो है वो कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ पर बेसिकली हम 3 प्रकार से इसे देखेंगे। तो बायोलॉजिकल हेल्थ हैजार्ड, यानी सबसे पहले हम कहते हैं कि जो जैविक स्वास्थ्य जो प्रक्रिया प्रकोप होते हैं वो किस प्रकार से, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, टॉक्सिन्स, स्पोर्स, फंगी दैट पोज ए थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ, यानी मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करने वाले जितने भी सूक्ष्म जीव है, वायरस है, विषाक्त पदार्थ है, बीजाणु है, कवक है, इनसे जो जितने भी जो समस्या है वो इसके अंदर शामिल की जाती है। बायोलॉजिकल हेल्थ हैजार्ड इंक्लूड बैक्टीरिया, वायरस, parasites and molds or the fungi. They can pose a threat to human health when they are inhaled, eaten और come to contact with the skin। यानी अगर मनुष्य इस प्रकार के जो बैक्टीरिया है, वायरस है, या परजीवी है, या मोल्ड है, या कवक है, जब हम उसको सांस के माध्यम से या खाने के माध्यम से या हम त्वचा के संपर्क से हम उसके संपर्क में आते हैं, तो वो हमारे लिए काफी खतरा उत्पन्न कर लेते हैं। जिस प्रकार से अभी अब हम मास्क नहीं लगाएंगे तो संभावना बढ़ती है कि कोविड का जो वायरस है वो हमारे शरीर के अंदर नाक या मुंह के माध्यम से शरीर के अंदर पहुंचकर हमें अस्वस्थ कर सकता है। तो वे खाद्य की विषाक्तता, यानी जो आपकी फूड है
उस फूड को प्रभावित करके या विषाक्तता, टेटनस, श्वसन का संक्रमण या परजीवी संक्रमण जैसी बीमारियों का कारण बन सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो भोजन है, हमारे जो हवा पानी के माध्यम से इस प्रकार के जो जैविक खतरे हैं हमारे शरीर के अंदर पहुंच सकते हैं। और इस प्रकार से अगर हम विशेषज्ञता या संसाधन के बारे में हम इस जानकारी रखें तो इन समस्या को सामना कर सकते हैं। तो बायोलॉजिकल हेल्थ हैजार्ड को हम इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो नेक्स्ट जो है बायोलॉजिकल हैजार्ड्स को एक बार देख लेते हैं कि बायोलॉजिकल हैजार्ड्स कौन से होते हैं। बायोलॉजिकल हैजार्ड्स के अंतर्गत हम जितने भी जो वायरस होते हैं उसको शामिल करते हैं, फंगी और मोल्ड्स को इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, बैक्टीरिया, प्लांट्स, इंसेक्ट यानी छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं वो, और एनिमल्स। इनके माध्यम से अगर किसी प्रकार की जो हैजार्ड जो समस्या आती है, जैसे एनिमल्स का हम एक उदाहरण दें कि अगर प्लेग का उदाहरण दें तो जब सूरत के अंतर्गत चूहों की संख्या में काफी अधिक मात्रा में बढ़ोतरी हो गई तो इस प्रकार की एक बीमारी सामने आई। इसी प्रकार से बायोलॉजिकल के अंतर्गत हम बात करें तो बर्ड फ्लू है। तो बर्ड फ्लू को हमने देखा कि जितने भी जो मुर्गे हैं, मुर्गियां हैं, यानी जो पोल्ट्री फार्म्स होते हैं वहां के माध्यम से इस प्रकार की बीमारी फैली थी। इसी प्रकार से कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ वायरस होते हैं। तो ये सभी जो है वो बायोलॉजिकल हैजार्ड्स के अंतर्गत आते हैं। और फाइनली हमारे जो स्वास्थ्य है, हमारी जो हेल्थ है, उस हेल्थ को ये प्रभावित करने में अपना रोल निभाते हैं। तो सर सबसे पहले ये आपके स्वास्थ्य आपदाओं के अंतर्गत आपके बायोलॉजिकल हैजार्ड्स को शामिल किया जाता है। सेकंड वन चलते हैं वो है आपके केमिकल हेल्थ हैजार्ड। अब केमिकल हेल्थ हैजार्ड के अंतर्गत किन किन को शामिल किया जाता है, यानी वे सभी रसायन जो अल्पकालिक यानी कुछ समय तक या लंबे समय तक हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, यानी टॉक्सिक केमिकल्स दैट कैन कॉज एक्यूट और क्रॉनिक नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट फ्रॉम शॉर्ट और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर, यानी हमारे स्वास्थ्य पर कुछ समय के लिए या लंबे समय तक प्रभाव डालता है। जैसे कि अगर हमने कहा कि कोई एसिड है और एसिड हमारे संपर्क में आ जाता है और हमारे त्वचा पर थोड़ी सी जलन हो जाती है, तो एक बार तो हमने देखा कि जलन हो गई और हम उससे दूर भागे, लेकिन हो सकता है कि वो जलन हुई तो वो हमारे शरीर के अंदर पहुंचकर कई ऐसे प्रभाव लाए जो लंबे समय तक देखने को मिले, हमें कैंसर जैसे जो नुकसान है या भी जो बीमारियां हैं उसका सामना करना पड़े। तो ये जो रसायन होते हैं वह हमारे बाहरी वातावरण के साथ, जो हमारे बाहरी वातावरण के साथ घुले हुए हैं, या हमारे जो वर्किंग पैलेस है वहां पर है, या हमारे स्कूल के अंतर्गत है, या जो हमारा घरेलू जो वातावरण है उसके अंतर्गत पाए जाते हैं। तो स्वास्थ्य का जो प्रभाव होता है, यानी त्वचा या आंखों की जलन से इसके स्टार्ट किया जा सकता है, कैंसर, हृदय रोग से संबंधित, फेफड़े को प्रभावित करने वाले, हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करने, यहाँ तक इतनी बड़ी बड़ी जो समस्या है उसको ये उत्पन्न कर सकते हैं। तो हेल्थ हैजार्ड के इश्यू इस प्रकार से सामने आ सकते हैं। तो इस प्रकार के रासायनिक खतरों को मापने, उसकी मॉनिटरिंग और उसको कह सकते हैं कि एड्रेसिंग करने के लिए हमें विशेषज्ञता और संसाधनों की आवश्यकता रहती है। यानी पहले से ही हमें पता रहे, जैसे कि हमें पेस्टिसाइड्स का एक टॉपिक पढ़ाता हूँ, तो पेस्टिसाइड जो होते हैं हम यूज करते हैं तब हमारे सामने एक ही टारगेट होता है कि ज्यादा से ज्यादा फ्लोरिकेशन हो, यानी ज्यादा से ज्यादा उस पर पुष्पीकरण हो और उससे ज्यादा से ज्यादा फल मिले, या फिर जो इंसेक्ट्स उस पौध को बीमार कर रहे हैं तो उन सारे इंसेक्ट्स को हम मार सके। तो पेस्ट कंट्रोल हम इस प्रकार से करते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि जितने भी हम जो कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं वह डायरेक्ट या इनडायरेक्टली हमारे शरीर पर वापस दुष्प्रभाव डालते हैं। तो इस प्रकार के जो केमिकल्स होते हैं वो हमारे शरीर में पहुंचकर हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का कारण बनते हैं। नेक्स्ट, इसी के अंतर्गत केमिकल हैजार्ड के अंतर्गत किस किस को शामिल किया जा सकता है, यानी वायुमंडल के अंतर्गत धुलने वाली डस्ट। डस्ट कई प्रकार के हो सकते हैं, कोयले की कालिक के रूप में हो सकती है, कुछ ऐसे एरोसोल्स होते हैं जो केमिकली हो, कुछ मिस्ट फ्यूम धुआं, वाटर वेपर्स हो सकते हैं, गैस के रूप में हो सकते हैं, जैसे कि आपके भोपाल जो गैस त्रासदी हुई थी तो उसके कारण काफी ज्यादा संख्या में वहां पर लोग मारे गए थे। और वर्तमान समय के अलावा यानी हम कह सकते हैं कि भावी पीढ़ियों तक इसके जो प्रभाव है वो देखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार के हेल्थ इश्यूज जो है वहां पर भी उसके माध्यम से दिखा जा सकता है। तीसरा जो है वह है आपका फिजिकल हेल्थ हैजार्ड। फिजिकल हेल्थ हैजार्ड का अर्थ होता है यानी जो भौतिक खतरों में, जैसे कि शोर है, काफी ज्यादा शोर हो रहा है तो हमारा जो स्वास्थ्य है उस समय काफी प्रभावित। जैसे जैसे हमारा नॉइज पोल्यूशन बढ़ रहा है तो नॉइज पोल्यूशन जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, हम चिड़चिड़े हो रहे हैं, हमारी जो सहनशीलता है वो काफी कम हो रही है। तो इस प्रकार के जो इश्यूज हैं हमें देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से टेम्परेचर का इंक्रीज होना, बहुत
कंपन होता है, जैसे कि अगर किसी ऐसी वाइब्रेटिंग वाली मशीन का हम यूज करते हैं जिससे हमारा पूरा शरीर कंपन करता है, तो वह हमारे शरीर के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार से जितने भी जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, वह भी इस प्रकार की समस्याओं को काफी लंबे समय तक हमें तो इस प्रकार के जो खतरे होते हैं वह दीर्घकालिक भी हो सकते हैं, कुछ समय तक एकदम अचानक से देखने को मिलते हैं, और इस प्रकार के जो खतरे हैं वो स्कूल, घर, काम के स्थान पर या समुदाय में कहीं पर भी देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रकार के जो हेल्थ, तो इस प्रकार से हमने 3 भागों में इसे डिवाइड किया। तो जो हेल्थ हैजार्ड है, इनको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक बायोलॉजिकल हो सकता है, एक केमिकली हो सकता है, और दूसरा फिजिकली हो सकता है। तो फिजिकल हैजार्ड्स के अंतर्गत हम इस प्रकार से शामिल कर सकते हैं कि जो नॉइज है, वह हमारे स्वास्थ्य के लिए एक आपदा बन जाता है। वाइब्रेशन जो होता है, वह हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, और जो रेडिएशन होता है, तो अल्फा, बीटा, गामा जितने भी जो वेज है, यूवी की जो लाइट्स है या जो विजिबल लाइट्स है, जिसे आरजीबी कलर्स लाइट्स कहा जाता है, इंफ्रारेड जो हमारे रिमोट कंट्रोल के अंतर्गत होता है, रेडियो की वेव्स होती है, माइक्रोवेव्स होती है, ये कहीं ना कहीं हमें प्रभावित करती है। जैसा कि अभी वर्तमान में चल रहा है कि जो 5G टेस्टिंग चल रही है, उसके कारण कोरोना वायरस काफी डेवलप हो रहा है, या फिर जो मोर या विभिन्न जो पक्षी मर रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं उससे उस रेडिएशन से जोड़ा जाता है। तो सोचिए कि हमारे चारों तरफ कितना रेडिएशन है, हमारे मोबाइल के टावर हैं, हमारे रेडियो के सिग्नल्स है, हमारे वाईफाई के सिग्नल्स है, हमारे ब्लूटूथ के सिग्नल्स है, हमारे पास जो रिमोट कंट्रोल है उसके अंतर्गत इंफ्रारेड का सिग्नल है। तो ये जो रेज है, वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को प्रभावित कर रही है, और इस रेज से हमारी जो स्वास्थ्य है, उस स्वास्थ्य से संबंधित कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है। अब इस प्रकार से हम अगर बात करें कि हम किसी एक वर्किंग प्लेस पर वर्क कर रहे हैं, तो वर्किंग प्लेस पर हमें कई प्रकार की हैजार्ड्स का सामना करना पड़ सकता है, कि वहां पर हमें धूल मिल सकती है, वहां पर धुआं मिल सकता है, वहां पर काफी ध्वनि प्रदूषण देखने को मिल सकता है, वहां पर आपको विभिन्न प्रकार की कह सकते हैं कि दूसरी समस्या देखने को मिलती है, वहां पर जीवाणु मिल सकते हैं, कीटाणु, आपके बैक्टीरिया, फंगस मिल सकते हैं, वहां का टेम्परेचर आपको काफी अधिक मिल सकता है। वह एक ऐसा क्षेत्र हो सकता है कि जहां पर हमें वाइब्रेशन का सामना करना पड़ रहा है, यानी हम ऐसी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं जहां पर भारी भारी मशीनें चल रही है, तो हमारा शरीर उस समय काफी वाइब्रेट होता है। इसके अलावा हम जो केमिकल्स है, चाहे केमिकल इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, चाहे केमिकल इंडस्ट्री के आसपास वर्क कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं इस प्रकार की जो सामना समस्या है, वो हमें सामना करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो समस्या है, वे जितनी भी जो समस्या है जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, वो सारी की सारी स्वास्थ्य आपदाओं के अंदर शामिल की जाती हैं। अब इसका क्या उपाय है? तो उपाय इस प्रकार से है कि आपदा का हम पूर्वानुमान लगा दिया जाए, या फिर इस प्रकार की जो समस्या है उससे पहले ही, या उस प्रकार से जैसे कि अगर भूकंप और टॉर्नेडो और लैंडस्लाइडिंग की बात करें, तो इनके बारे में तो हम पहले से पता नहीं लगा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं उसके माध्यम से हम बता सकते हैं। हम आपदा चेतावनी की प्रणाली का विकास करते हैं, या डिजास्टर वार्निंग सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। आपदा से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो एजुकेशन है वो देकर हम इस प्रकार की आपदाओं को कम कर सकते हैं। और इसके बाद जो डिजास्टर है उसका माइटिगेशन यानी उसके न्यूनीकरण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो समस्या है, उस समस्याओं के बारे में, तो ये समस्या तो है ही है। इसके समस्या के बाद सबसे बढ़िया जो समस्या आती है कि आपदा का निरोध, यानी उसका प्रिवेंशन कैसे किया जाए। तो प्रिवेंशन तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैन एंड एनवायरनमेंट के जो रिलेशंस है वो इस प्रकार से अब बिगड़ चुके हैं, कि इस प्रकार की विभिन्न जो समस्या है वो हमारे सामने आ रही है, तो प्रकृति अपने आप को बैलेंस कर रही है। तो इस बैलेंस के माध्यम से, यानी हम वापस अगर बैलेंस्ड रिलेशनशिप अगर पृथ्वी के या पृथ्वी के साथ या एनवायरनमेंट के साथ मनुष्य के बने, तो हो सकता है कि इस प्रकार की समस्या हो जाए, या समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन अगर फिर भी इस प्रकार की समस्या आ रही है, तो आपदा आने के बाद, यानी आपदा के उपरांत की जो अवस्था है, यानी पोस्ट डिजास्टर जो स्टेज है, उसके अंतर्गत हम आपदा के आने के बाद विभिन्न प्रकार के राहत कार्य, रिलीफ के जो वर्क है वो किए जा सकते हैं। ये रिलीफ कैसे पहुंचाई जा सकते हैं, उसमें आपके मेडिकल है, राहत सामग्री है, उसके लिए मॉनेटरी जो फंड है वो रिलीज करना, रेस्क्यू टीम जो बनाना, जैसे कि हम कोविड की सिचुएशन के अंतर्गत देखते हैं कि इस प्रकार की जो स्वास्थ्य समस्या आती है, तो उसको किस प्रकार से रोका जा सकता है। जैसे कि लॉकडाउन किया गया, तो लॉकडाउन क्यों किया गया कि इस प्रकार की जो समस्या है, जो स्प्रेडिंग ना हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस प्रकार की समस्या न हो। फिर आता है आपदा की रिकवरी।
अब रिकवरी तीन प्रकार से होती है। तीन प्रकार के किस प्रकार से कि आपदा की हम रिकवरी किस प्रकार से करें। तो कई प्रकार के अगर इस प्रकार की जो समस्या आती है स्वास्थ्य से संबंधित, तो उसमें तीन प्रकार की समस्या आती है। एक तो होती है मानसिक रूप से हमें समस्या का सामना करना पड़ता है, यानी हम जितने भी जो आपदा से पीड़ित लोग हैं, चाहे स्वास्थ्य जैसे कोविड है, तो कोविड की सिचुएशन से जो पीड़ित लोग हैं उसकी मानसिक दशा में सुधार करना, कि हाँ इस प्रकार की जो इस प्रकार की जो स्वास्थ्य समस्या है उनको झेलने के लिए हमें भविष्य जो जीवन है उसके लिए तैयार होना। फिर है आर्थिक रिकवरी, तो किस प्रकार की अगर आपदा है, तो अगर कोविड की बात करें तो कोविड में प्रोडक्शन बिल्कुल रुक चुका है। इसके अलावा कोविड के कारण कई लोगों की नौकरियां जा चुकी है। कोविड के कारण हर प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन बंद है, टूरिज्म बंद है, तो कहीं न कहीं आर्थिक जो समस्या है वो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा दूसरी जो आपदाएँ होती है उसमें जो मकान टूट जाते हैं, डूब जाते हैं, उनको आजीविका कमाने के लिए नए ढांचों का स्थापना करनी पड़ती है। बच्चों की शिक्षा के लिए घर की जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों की आवश्यकता रहती है। तीसरी जो है वो सामाजिक। अब सामाजिक को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं के प्रति व्यक्ति, समुदाय और विभिन्न संस्थाओं की सोच और व्यवहार में परिवर्तन करता है, कि हाँ, कोविड है, चाहे भूकंप है, चाहे लैंडस्लाइडिंग है, बेसिकली हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य आपदा। तो स्वास्थ्य आपदाओं की अगर हम बात करें कि चाहे इबोला का वायरस हो, चाहे सार्स हो, चाहे बर्ड फ्लू हो, चाहे कोविड हो या एड्स हो, तो इस प्रकार की जितनी भी जो समस्या है, उस समस्याओं के प्रति जो सोच है अपनी और व्यवहार है, उसमें परिवर्तन करना है कि भई बीमारी है तो बीमारी है, तो अभी बीमारी का एकमात्र एक जो समाधान है कि घर के अंतर्गत रहें, मास्क लगा कर रहें, और कोई समाधान नहीं है। जब तक समाधान नहीं होता है घर के अंदर रहे, तो एक बचाव के रूप में हमने देख लिया। लेकिन इस प्रकार की जो समस्या है उसके लिए हमें भावी जीवन के लिए तैयार होना था, क्योंकि पिछले साल जब कोविड आया था तो हमने इसको काफी हल्के में लिया। तो उसी का परिणाम है कि हम अगर पिछले साल ही अच्छी व्यवस्था कर लेते तो इस साल हो सकता था कि हम बेटर व्यू में आगे चलते। तो समाज में उसके प्रति सोच और व्यवहार में परिवर्तन करना, जितने भी न्यूज़पेपर है, रेडियो, टेलीविजन या जो पर्सनल कांटेक्ट है, उसमें सामूहिक विचार विमर्श, डॉक्यूमेंट्री, फिल्म, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सामुदायिक शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। जितने भी जो पीड़ित लोग हैं उसमें सामुदायिक विकास के कार्यक्रम और में उसमें सहभागिता निभा सकते हैं। उनके लिए रिकवरी और उसके पुनर्वास, यानी रिहैबिलिटेशन के लिए वापस व्यवस्था की जा सके। रिहैबिलिटेशन का अर्थ होता है कि वापस जब उसकी जो समस्या यानी उसके साथ, यानी जैसे उसका मकान टूट गया, उसकी जलापूर्ति, विद्युत की आपूर्ति, संचार, परिवहन की जो समस्या है वो सारी जो उत्पन्न हुई उसको वापस तैयार करना, तो उसको पुनर्वास करना, उसको एक नए स्थान पर वापस बसाने की कोशिश करना। तो इस प्रकार से स्वास्थ्य जो आपदा है उसको हम दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सबसे पहले आपदा आएगी, आपदा का पूर्वानुमान, यानी उसके लिए प्रिडिक्शन की जा सकती है, आपदा के लिए तैयारी, आपदा का निरोध किस प्रकार से प्रिवेंशन किया जा सकता है, आपदा की रिकवरी कैसे करनी है, आपदा के लिए कौन-कौन सी रिस्क है, उसके लिए किस प्रकार से हम वार्निंग सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, तथा साथ ही साथ जो पर्यावरणीय जो प्रकोप है, उनके लिए हम किस प्रकार से अपनी जो जो व्यवस्था है उसमें सुधार ला सकते हैं। तो इस प्रकार से ये स्वास्थ्य आपदा वाला आपके चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्लाइड्स वापस चला देता हूँ। स्वास्थ्य आपदा क्या होती है? कितने प्रकार की होती है? तो बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल, ये तीन प्रकार की होती है। और तीनों प्रकार की जो स्वास्थ्य आपदाएं हैं सर वो